आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम देखते हैं रसायन विज्ञान का पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ मिलकर जो है कि कोई नया पदार्थ बनाते हैं, ए एंड बी गिव्स आउट सी। दो पदार्थ मिलके जो है कि नया उत्पाद बना रहे हैं तो ये ए और बी अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के बाद बना हुआ जो नया पदार्थ है वो उत्पाद कहलाता है। उदाहरण क्या क्या बेटा? भोजन का पचना, श्वसन तथा लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना तथा दही का बनना। ये सभी क्रियाएं दोबारा से वापस नहीं हो सकती और ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन तथा नए गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये यहाँ पे देखिएगा। शब्द समीकरण जो शब्दों में लिखे जाते हैं, LHS = RHS, और इसी शब्द समीकरण को रासायनिक रूप में जब हम गणितीय रूप में प्रतीकों के द्वारा जब हम दर्शाते हैं इसको, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ शब्दों के रूप में प्रकट किया गया है तो इसे हम शब्द समीकरण कहेंगे, और जब इनको प्रतीकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा प्रकट करेंगे तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन दो तरह की होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक संतुलित और दूसरी असंतुलित। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो जब अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान लिया था उतना अभिक्रिया के बाद हमको मिलना चाहिए, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने का ट्रिक मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। चरणबद्ध रूप से इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। रासायनिक समीकरण लिखेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, जो भी चेंजिंग करना होगा वो हम बॉक्स के बाहर बढ़ाएंगे। ठीक है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे, कितने अभिकारक हैं और कितने उत्पाद हैं। हमने अभिकारक के साइड में कितने तत्वों की संख्या कितनी है और उत्पाद की तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। नोट करने के बाद क्या करेंगे? सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुसूचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 बढ़ा दिया, हाइड्रोजन के आगे 4 बढ़ा है, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब यहाँ तो हाइड्रोजन तो बढ़ गया, ऑक्सीजन यहाँ बराबर हो गया। ऑक्सीजन चूँकि 4 था, यहाँ सबसे ज़्यादा था, तो हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है जो सबसे ज़्यादा है, तो इस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे ही यहाँ भी बराबर करने के लिए, अब फेरस 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे फेरस है जिसकी संख्या 3 है। 4 वाले को हमने बराबर कर लिया। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ 4 बढ़ा दिया था। अब दूसरी चीज़, यहाँ जो आयरन है, आयरन जो है देखिएगा, आयरन जो है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा संख्या में जो पदार्थ है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस आयरन के पास
3 बढ़ा दिया, ठीक है, 3 लिख दिया, तो आयरन बैलेंस में आ गया और ऑक्सीजन बैलेंस में आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास अब यहाँ चूंकि हाइड्रोजन 8 की संख्या में बचा है, तो हमने इस हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे भी क्या बढ़ा दिया, 4 अलग से हमने इसके आगे बढ़ा दिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कुछ नहीं बढ़ा सकते, नीचे की साइड में कुछ नहीं बढ़ा सकते। आप कोई भी नंबर बढ़ाएंगे तो वो आप फ्रंट साइड पे ही बढ़ा सकते हैं, चाहे आप कोई भी संख्या बढ़ाएंगे फ्रंट साइड पे ही बढ़ा सकते हैं। और हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या प्रोसेस है, जब भी हम किसी एक एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं तो सारे एलिमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि रिएक्शन फुलफिल हो गया हो, आई मीन सेटिस्फाइड हो चुका हो, बैलेंस हो चुका हो। तो हर बार किसी भी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो एक बार सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, सारे तत्वों को, सारे मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को चेक कर लेंगे, फिर दूसरे तत्व को बैलेंस करने के लिए ट्राई करेंगे। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर, अभी यहाँ इस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये सभी तत्व क्या हैं, बराबर हो चुके हैं। इस तरह का चार्ट हम एक प्रिपेयर करते हैं, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बराबर करते चले जाते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादकों के भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना, ये भी इसी अभिक्रिया का एक चरण होता है। अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को पदार्थों की अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड को S से, ठोस को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से, और अगर वो जलीय विलयन में है तो उसको AQ से करते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय विलयन, ठीक है। जैसे यहाँ इस अभिक्रिया में आपके सामने किया गया है, फेरस सॉलिड है, हाइड्रोजन H2O लिक्विड है, ये गैस लिख दिया गलती से, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड क्या है, सॉलिड में है, और H2 गैस में है। यहाँ देखिए गलती से गैस लिख दिया है 4H2O, ठीक है, यहाँ H2O क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। अगर कोई इसमें उत्प्रेरक होता या कोई और टेम्परेचर हम दे रहे होते तो यहाँ डेल्टा बनाते, या अगर कोई उत्प्रेरक हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ उसको तीर के ऊपर या नीचे हम उसको प्रदर्शित करते, ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो बुझा चूना होता है वो पानी के साथ, आई मीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अगला अभिक्रिया का प्रकार क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, या जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, CH4 का मतलब मेथेन, CH4 मीन्स मेथेन। अगर मेथेन जल रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और जल निकलता है और मैक्सिमम ऊष्मा निकलती है। इसी ऊष्मा पे तो खाना पकाते हैं और वो मेथेन गैस का प्राकृतिक गैस के रूप में यूज करते हैं ऊष्मा के लिए ही। तो दूसरी श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान भी क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा निकलती है, जो हम अपने कार्य के रूप में यूज करते हैं। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज C6H12O6 को हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक मुख्य ऊर्जा का सोर्स है। इसे हम पौधों से लेते हैं और पाचन क्रिया के बाद ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा बनाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम उत्सर्जित कर देते हैं श्वसन क्रिया के बाद, और जल का उत्सर्जन हो जाता है तथा ऊष्मा का हम क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म रखने में और कार्यों में उस ऊष्मा का यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अगला जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक प्रोडक्ट क्या करता है, टूटकर क्या बना लेता है, 2-3 और उत्पाद बना लेता है, ठीक है। 2-3 क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा। जैसे A, B + C, यहाँ देखिए लिखा भी है पहले से,
ठीक है। ये अभिकारक क्या है, ये टूट करके नए उत्पाद बना रहा है जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ऊष्मीय वियोजन है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जिसमें हम ऊष्मा दे करके क्या करें, वियोजन करें, प्रोडक्ट को क्या करें, हीट करें, हीट करके हम उसको रिएक्टेंट को, अभिकारक को तोड़ें, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे हमने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया FeSO4 फेरस सल्फेट लिया, जिसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसका भूरा रंग लाल रंग का हो जाता है, भूरा लाल रंग का, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है, जबकि फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। दूसरी वियोजन की अभिक्रिया क्या है, उसमें वियोजन कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो ये बुझा चूना बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है। अगला है वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम वियोजन कैसे करते हैं। यहाँ देखिए एक वैद्युत अपघटनी जो है लगा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। यहाँ पानी है, बर्तन में पानी है, इसको विद्युत अपघटनी कहा जाता है। एक मग है जिसको हमने सेट कर रखा है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। पानी को हम क्या करेंगे, बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग अलग गैसों के रूप में बाहर निकाल देगा। गर्म करने पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। एक ऊष्मीय वियोजन आपने पढ़ा कि ऊष्मा देकर हम किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक अपघटक पदार्थों में तोड़ देते हैं, और दूसरा है विद्युत ऊष्मा का प्रयोग करके जब हम किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक अन्य पदार्थों में तोड़ देते हैं, इसको हम विद्युतीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। इसमें परख नलियाँ लगी हैं, ये सिस्टम है, एक अपैरेटस तैयार किया गया है वैद्युत अपघटनी की प्रक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। ठीक है। अगला रिएक्शन हम देखें, प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जहाँ अमोनियम क्लोराइड है AgCl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होता है, Ag और क्लोरीन में, Ag मीन्स चांदी, AgCl2 में टूट जाता है। ठीक है। अमोनियम ब्रोमाइड है, ये क्या होता है, अमोनिया और ब्रोमीन में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। श्याम श्वेत मीन्स ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाने में किया जाता है। अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ऊष्माशोषी, किसी भी तरह की उसको एनर्जी चाहिए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अगला है आपका विस्थापन अभिक्रिया का एक नया प्रकार कौन सा है, विस्थापन। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से ही विस्थापित कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ फेरस है, फेरस मीन्स आयरन, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और कॉपर है। देखो विद्युत सक्रियता के आधार पर तत्वों की एक अभिक्रिया की रासायनिक श्रेणी तैयार किया जाता है। विद्युत सक्रियता की श्रेणी तैयार की जाती है, कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो ऐसे तत्व जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। जैसे आयरन ने इस कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद जो है कि कंपाउंड बना लिया या यौगिक बना लिया। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है। चूँकि फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया तो फेरस सल्फेट हरा होता है, तो क्या हो जाएगा, विलयन का रंग भी हरा हो जाएगा। यहाँ देखिए जेडन है, इसने भी कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या किया, कॉपर को रिलीज कर दिया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है। यहाँ आयरन भी क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए ये सभी कॉपर को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं उसके विलयन से, उसके यौगिक से, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो तत्व एक साथ विस्थापित हो रहे हों, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने जो रिएक्शन दी गई है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ने क्लोरीन के साथ बेरियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है। इधर देखिएगा,
सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, सोडियम इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड बेरियम से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, यहाँ देखिए दो तत्व एक दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहे हैं और दोनों नए यौगिक बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऐसे को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, इसका उपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ गया, कॉपर जो है कि अलग हो गया, हाइड्रोजन बना लिया हीट करने के बाद, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो ये भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, दोनों ही कंडीशन में क्या हैं, ये उपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं। अगला है अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, दोनों ही स्थिति में क्या है कि अपचयन की अभिक्रिया होती है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और ये क्या बच गया, सिर्फ कॉपर। ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो ये क्या कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन निकल गया, अपचयन अभिक्रिया है। या हाइड्रोजन जुड़ गया तो भी क्या है, हाइड्रोजन के जुड़ने पे क्या होता है, ये भी एक तरह से हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो भी ये अपचयन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। उपचय और अपचय दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो उपापचयी अभिक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या क्या है, संक्षारण का होना और विकृत गंधिता का होना। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु के ऊपरी परत कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। इसको बचाने के उपाय क्या क्या हैं, सेफ्टी मेथड्स क्या क्या हैं, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। दूसरी जो है कि उपचयन अपचयन की अभिक्रिया क्या है, विकृत गंधिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, उसको बंद डब्बे में अच्छे से रखें जहाँ की ऑक्सीजन का आवागमन कम हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखें, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दें या शीतलन का उपयोग करें, फ्रीज का उपयोग करें, फ्रीजिंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं। बंद सील डिब्बों में बंद करके सामान को रखेंगे खाद्य पदार्थों को। ये विकृत गंधिता से बचाने के उपाय हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट व आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है मैंने, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है।